हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम कैलकुलस BMTC 131 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है लेट u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बी द यूनिवर्सल सेट. लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5, C is equal to 1, 4, 5, 7. Represent the set U मतलब universal set A, B and C in a Venn diagram. Also give the set A intersection B intersection C का complements using the listing method. तो सबसे पहले हमें तो जो यूनिवर्सल सेट है A है, B है और C है, ये सबको वेन डायग्राम के, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ पूछे गए हैं. पहला ये पूछा गया कि जो यूनिवर्सल सेट है A है, B है और C है, सबको वेन डायग्राम के अंदर दिखाना है. यह पहला क्वेश्चन हुआ. और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इसका हमें रिजल्ट बताना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट्स जब हम करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी हमें बताना है. तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक रेक्टेंगल कह लो, स्क्वायर कह लो, कुछ भी कह लो चलेगा. ये रेक्टेंगल जो है या स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को. और 3 हमने सर्कल ले लिया. 3 सर्कल इसलिए लिया क्योंकि जो सेट्स हैं वो हमारे पास 3 है, A B C हैं, तो हमने 3 सेट्स लिया. अब जो हम एलिमेंट्स फीड किए वो ऐसे फीड किए कि जैसे A और B में हमने देखा क्या कॉमन है, तो A और B में हम देख रहे हैं 1, 3 कॉमन है. तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है. तो A और B में 1, 3 कॉमन है. तो अब हम देखेंगे कि A में हमारा कौन सा एलिमेंट रेस्ट बच गया 1, 3 को छोड़ के, तो 2 बच गया. तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया. और फिर हम देखेंगे कि B के अंदर 1, 3 के अलावा और कौन सा एलिमेंट्स है. तो उससे पहले हम क्या करेंगे, B और C में देखेंगे कौन सा कॉमन एलिमेंट्स है. तो अगर हम देखते हैं तो 1, 4, 5 ये हमारा कॉमन एलिमेंट्स है जो B में भी है और C में भी है. तो ये हमने लिख दिया 1, 4, 5. अब C का एलिमेंट्स कुछ और बच गया तो 7 बच गया, 7 यहाँ लिख दिया. और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, और 1 जो है वो A B C का तीनों में 1, 1 है. तो ये जो बीच में हमने 1 लिखा है ये तीनों का कॉमन पार्ट्स का 1 है. अब हमें क्या करना है कि जो रेस्ट एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का बच रहा है उसको सर्कल के बाहर लिख देना है. तो ये हमने लिख दिया 6, 8, 9, 10 बस रह रहा था यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट. और सारे तो यहाँ पे डाल दिए तो वो तो स्क्वायर के अंदर ही आ गया, तो वो भी हो गया. और रेस्ट ये बच गया, इसको हमने, तो यही इसका वेन डायग्राम हो गया जो ऊपर में पूछा गया था. इसका आंसर हो गया. अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट्स. इसको करने के लिए हमें सबसे पहले A इंटरसेक्शन B करना पड़ेगा. लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड को ही लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं. तो इसके लिए हमने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B हम कर लेंगे. और यहाँ पर C का कॉम्प्लीमेंट्स है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्स निकाला जाता है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्स निकाला जाएगा यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस कर दिया जाएगा. तो यहाँ पे हमने C का कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है. तो C का कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू हमने लिखा U माइनस C. तो पहले U का एलिमेंट्स लिखा, फिर हमने C का एलिमेंट्स लिखा. यहाँ हमें ये सीखना है कि जो दोनों का कॉमन पार्ट्स है उसको काट देना है. तो यहाँ पर 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन पार्ट्स हम लेते जाएंगे और काटते जाएंगे. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है. आपको एग्ज़ाम में कट नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कट कर रही हूँ. कट करने के बाद जिसमें से आप माइनस कर रहे हो, U में से C को माइनस कर रहे हैं. अब देखेंगे कट करने के बाद कौन कौन सा एलिमेंट्स बच रहा है U के अंदर. तो वो हमारा बच रहा है 2, 3, 6, 8, 9 और 10. तो वो चीज़ हमने लिख लिया. तो ये जो वैल्यू आया ये आया C का कॉम्प्लीमेंट्स का वैल्यू आया. अब हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन दे. तो हम क्या देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B जो हमारा है वो ब्रैकेट के अंदर है. तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले उसको निकाल लेंगे. तो यहाँ पर हमने A इंटरसेक्शन B निकाल लिया. तो A इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन पार्ट्स हो वही हमारा आता है. तो A के अंदर 1, 2, 3 है और B के अंदर 1, 3, 4, 5 है. तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 A में भी है
और बी में भी है, 3 भी ए में भी है और बी में भी है। मीन्स इस ए इंटरसेक्शन बी जो हमने किया वो 1 और 3 आ गया। अब जो रिजल्ट हमारा ये 1 3 आया, 1,3, इसको सी का कॉम्प्लीमेंट के साथ फिर से इंटरसेक्शन कर देना है। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों का कॉमन पार्ट्स होता है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया था 1 3 और इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स ऊपर में हमने ये निकाल रखा है तो उसको लिख दिया। अब इस दोनों में देखेंगे कि कॉमन पार्ट्स कौन सा है और जो कॉमन पार्ट्स होगा उसी को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, दोनों में देख रहे हैं 3 आ रहा है, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट हमारा 3 आ गया। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पहला कहा गया था वेन डायग्राम करने, तो वेन डायग्राम भी ड्रॉ हो गया, और दूसरा कहा था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्स करने, तो वो भी हमने कर दिया। ये हमारा आंसर था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस। पहला साइन एक्स इंटू एल एन 1 + x। कई बच्चे इसको आई एन समझते हैं, ये एल एन है। केमिस्ट्री में एल एन और लॉग का मीनिंग अलग होता है, लेकिन मैथ्स में दोनों एक ही होता है। तो लॉग कह लो या एल एन कह लो, दोनों एक ही बात हुआ। तो हमारा दिया हुआ है साइन एक्स इंटू एल एन 1 + x। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाय 1 + x²। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x 1 + cos² 2x। तो एक एक करके इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा। प्रोडक्ट रूल कहता है du इंटू वी अपॉन dx जो होता है वो इक्वल टू होता है, पहले एक फंक्शन को रखो, u को रखा और v को डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर यहाँ पे प्लस कर दो, फिर v को रखो और u को डिफ्रेंशिएट कर दो। यही कहता है प्रोडक्ट रूल। तो साइन x जो हमारा है ये अलग फंक्शन है और ln x जो हमारा है वो अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। जो फार्मूला यहाँ पे अभी हमने लिखा वो यहाँ पे मैं लिख रखी हूँ। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया और यही फार्मूला को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा d साइन x ln 1 + x अपॉन dx। अभी हमने साइन x को रखा तो ln का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस, फिर ln वाले पार्ट को रखा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा साइन एक्स तो साइन एक्स रहा, और डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन के अंदर फॉर्मूला देखा होगा तो 1 अपॉन एक्स होता है, और एक्स का काम यहाँ पर 1 + x कर रहा है, तो ये हमने लिख दिया। और फिर 1 + x का फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि हमें x तक जाना है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा और x का करेंगे तो 1 होगा। तो इसलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ln 1 + x वैसे ही रहा, d साइन x अपॉन dx इज इक्वल टू cos x होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, d साइन x इंटू ln 1 + x अपॉन dx इज इक्वल टू दिस के। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन था, तो पहला ये हो गया। दूसरा फिर जो यहाँ पर है cos x डिवाइडेड बाय 1 + x², इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डिवीजन रूल ये कहता है, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है डिवीजन रूल, ये कहता है du अपॉन v अपॉन dx इज इक्वल टू। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट रूल में अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि पहले को रखो दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, और अगर आपका दिल चाहे तो आप क्या करो, दूसरे को रखो पहले को, मतलब इस टर्म को पहले इस टर्म को बाद में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो हम ये डिवीज़न रूल लगाते हैं इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें जो रूल है वही, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों प्लस का साइन है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, बस याद आपको कैसे करोगे, तो लास्ट वाले को पहले रखो, u और u अपॉन v है, तो u नोमिनेटर का काम कर रहा है, v डिनोमिनेटर का काम कर रहा है, तो v को पहले रखो और u को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस और u को रखो, फिर v को डिफ्रेंशिएट करो और डिवाइडेड बाय v² हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बस यही ध्यान देना है, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला रटने से अगर आपको बचना है तो आप एक काम करो, एक फार्मूले पे डिपेंड 2-4 क्वेश्चन कर लो, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये हमारा आ गया d cos x अपॉन 1 +, यहाँ पे हमारा cos x जो है u का काम कर रहा है, 1 + x² जो ये v का काम कर रहा है, और इस फार्मूले पे मैंने इसको तोड़ दिया। तो 1 + x² को पहले रखा, d cos x अपॉन dx लिखा, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस डाला, फिर यहाँ पे cos x
और डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स लिखा, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो कॉस एक्स रहेगा, और डी 1 अपॉन डी एक्स जो करेंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो तो रूल ये कहता है कांस्टेंट को आप कॉमन ले लीजिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 1 जो है वो अकेला है, तो इसलिए डी 1 अपॉन डी एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स जो होगा, इसके लिए एक फार्मूला है डिफरेंशिएशन के अंदर, डी एक्स का पावर एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर यहाँ पे जो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स करेंगे, इसको जब इससे कंपेयर करते हैं कि एन का वैल्यू हमें 2 मिलता है, तो 2 x का पावर 2 माइनस 1, तो ये हमारा 2x आ जाता है। तो यहीं पे वही चीज़ हमने यहाँ पे 2x cos x डिवाइडेड बाय और ये जो था वैसे ही लिख दिया, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा था ये था tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 2x। तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि जो अटपटा सा लगे, मीन्स क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला पे बेस ना हो, तो आप वैसे केस में क्या कर सकते हो, मान सकते हो, मान लो। और आप चाहो तो इसको बिना माने भी बना सकते हैं, तो उसके लिए रूल ये है कि चेन रूल अप्लाई करो, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल को ही हम फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। या फिर अगर आप स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन सीख रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो कि मान लो। तो यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया वो मान के सॉल्व किया है। अब क्या है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखा होगा तो डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स के जगह ये लंबा सा पार्ट्स है। अब ये लंबा सा पार्ट से ये हमें दिक्कत कर रहा है इसको सॉल्व करने में, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, जो दिक्कत कर रहा है उसी को मान लो। तो हमने मान लिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी मान लिया। अब हमें क्या करना होता है, मानने के बाद दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर हम कॉस स्क्वायर 2x का करेंगे तो फिर यहाँ चेन रूल की ज़रूरत होगी। चेन रूल की ये ज़रूरत होगी, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 2x, और जो फार्मूला होता है वो होता है डी कॉस। तो जो हम फार्मूला जानते हैं वो जानते हैं डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स का, और यहाँ पे हमें दिक्कत कर रहा है ये स्क्वायर। तो चेन रूल ये कहता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद फिर आप 2x का डिफरेंशिएशन करो। तो सबसे पहले जब पावर का करेंगे तो डी, अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स वाला, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x। फिर जब cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x, तो इसलिए ये माइनस उसी का है। उसके बाद फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर हमारा t है तो dt अपॉन dx हो गया। तो अब ये हमारा ये 2 और ये 2 को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप दिल चाहे तो दोनों को अलग अलग रख सकते हो, क्योंकि अभी एक फार्मूला बनेगा, और एक फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 sin 2x। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2, अगर -4 को -2 इंटू 2 लिख दें, और यहाँ पर sin 2x इंटू कॉस 2x लिख दें, तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है sin 4x का ये, और ये -2 अपने जगह पे आ गया, तो इसको हमने दिस लिखा। तो यह हमारा सॉल्व करके जो आ गया वो हमारा आया -2 sin 4x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह t डाल देंगे। तो जब इसमें t डाल देंगे तब ये हमारा बन जाएगा d tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय dt, और हमें तो x तक जाना है तो यहाँ पे लिखेंगे dt अपॉन dx। इतना मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर, और एग्ज़ाम में आप ऐसे मत लिखना, उसके जगह आप क्या करना, d tan इनवर्स
टी अपॉन डी एक्स डायरेक्ट लिख देना, और जो मैंने ये किया है इसको आप मन में कर लेना, और अगर तब भी दिक्कत हो रहा है तो पीछे में रफ पेज पे आप इसको ऐसे करके कर सकते हो, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो फिर इसका जो है फार्मूला बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू ऊपर में अभी निकाल रखा है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। तो फाइनली जो इसका हमारा आंसर आया वो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1/9, और फिर दूसरा क्वेश्चन है ln इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ln 5x माइनस 1 माइनस ln x। अब एक हम फार्मूला जानते हैं ln का कि log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x अपॉन y के, और फार्मूला हम जानते हैं log x प्लस log y, यहाँ पर माइनस था तो अपॉन हो गया, और अगर प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फार्मूला होता है, आप चाहो तो इसे नोट कर लेना। तो ये ऊपर वाला फार्मूला अभी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ये जो है 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और 1/9 को हम 9 का पावर -1 लिख सकते हैं, है ना, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का पावर -1, तो ये भी पावर है और ये भी पावर है, मतलब 3 का पावर -2 हो गया। और अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो जब बेस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, और तो पावर पावर के इक्वल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -2 के। अब -2 को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे फैक्टराइज करने का रूल आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इसके साथ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया। और इसको दो पार्ट्स में ऐसे लेते हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला मिल जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल जाए। कैसे? तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2x इंटू एक्स, तो 2x इंटू एक्स करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, और अगर दोनों में माइनस साइन लगा के ऐड कर देते हैं तो हमें -3x हो जाता है। तो ये इसका रूल होता है। तो यहाँ पर वैसे ही करके मैंने फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हमारा मिल गया। तो फैक्टर मिल गया तो फिर इसका जो हमारा x इज इक्वल टू वैल्यू आया वो आया 1 और दूसरा आया 2। फिर वैसे ही दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा है ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ln 5x माइनस 1 माइनस ln। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो फार्मूला लिखा था ये सेकेंड के लिए ही लिखा था अभी, तो वो फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ ln 5x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और दोनों साइड ln है तो ये कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई अगर कुछ नहीं आता हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 को 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिला। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यू, और 3 को एक्स से करेंगे 3x। अब सबको एक साइड कर लेंगे, और एक साइड करने के बाद जो हमारा मिला कुछ इस टाइप से मिला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करना आपको पता ही होगा। क्यूबिक का मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। आपको क्या करना है, अपने मन से कोई एक वैल्यू 1 -1 2 -2 3 -3 कुछ इस टाइप से कोई एक वैल्यू लेना है जो इसको एग्जिस्ट करे। मीन्स वो वैल्यू डालने के बाद ये जब आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को तो आपको 0 मिल जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिया। कैसे? x इज इक्वल टू 1 लोगे और इसमें डाल के देखो तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 आ गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इसको एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 एक इसका रूट बन गया, और जब इसको इस साइड लेके आ जाओगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन गया, और फैक्टर बनने के बाद आप क्या करते हो, x माइनस 1 से एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1
को डिवाइड कर देते हो, डिवाइड करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से, एक फार्मूला बेस होता है और एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला वाला लगा के आप इसे सॉल्व कर लोगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे। एक तो आएगा -1 प्लस रूट अंडर 5/2 और दूसरा आएगा -1 माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2 और 1 तो ऊपर में आपको आया है, तो मतलब 3। जितने पावर होते हैं वेरिएबल का रूट्स उतने आते हैं। तो 3 पावर था तो इसके अंदर हमें 3 वैल्यू आना था और वो 3 वैल्यू हमें आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इंटीग्रेट द फ्लोइंग, और हमारा पहला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर sec x इंटू 10x इंटू dx, और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू dx के। अब एक एक करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला ये लिया e टू द पावर sec x इंटू 10x इंटू dx। अब हमें एक काम करना है, ऐसा चीज़ मन में सोचना है कि ऐसा चीज़ ले जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो कुछ ये आ जाए। तो हमने माना sec x इज इक्वल टू 10 माना, सॉरी t माना। अब d sec x अपॉन dx जो होता है वो होता है sec x इंटू 10x। तो sec x इंटू 10x आ गया और इधर dt अपॉन dx है, dx को इस साइड लेके आ जाओ, मतलब ये आ गया। मतलब sec x को हमने माना तो ये जो हमने गोला लगाया था वो पार्ट्स आ गया और ये जो होगा वो dt के इक्वल होगा। मतलब ये जहाँ पर है वहाँ पे आप dt लिख सकते हो, हाँ, और जहाँ पर sec x है वहाँ पे आप t डाल सकते हो। तो जब ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपको कुछ इस टाइप से आ जाएंगे e टू द पावर t इंटू डी टी। अब e टू द पावर t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए हमने प्लस c डाल दिया। अब t का वैल्यू रिटर्न कर देते हैं क्योंकि लेट माना, तो जो चीज़ मानते हैं उसे हमें फिर रिटर्न करना होता है वैल्यू। तो t इज इक्वल टू सेक एक्स माना था तो यहाँ पर e टू द पावर सेक एक्स प्लस c आ गया, यही इसका आंसर आ गया। दूसरा हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इसे हमें क्या करना है कि अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आपस में तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर नोमिनेटर का पावर कम हो वेरिएबल का और डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ दिया। तो दिस इज इक्वल टू हमने लिखा a अपॉन 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन 2x माइनस 3 के। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा और a और b का वैल्यू मिल जाएगा, उस वैल्यू को डाल देंगे। तो a का वैल्यू कैसे निकाले, वो यहाँ पर क्या किया, अगर आप इसको एक फैक्टर मानते हो, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 3/2 आएगा। तो इसलिए हमने x का वैल्यू एक बार 3/2 इसी में डाल दिया तो सॉल्व करके हमें b मिल गया। और फिर इस फैक्टर को अगर आप सॉल्व करोगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x आपको आ जाएगा -1/3। तो x इज इक्वल टू एक बार -1/3 इसी इक्वेशन में फिर से डालना है तो आपको a मिल जाएगा। a और b मिल गया, इस दोनों वैल्यू को उठा के ये जो आपका इक्वेशन ऊपर में जो दिया हुआ है उस इक्वेशन में डाल देंगे और डालने के बाद हमारा कुछ a हमारा आ गया -2/11 और b हमारा आ गया 5/11। इस वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तब हमारा ये बन गया। अब इसको हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हमने ये लिखा 1/11 इंटू -2/3x प्लस 1 प्लस दिस लिख दिया क्योंकि 1/11 दोनों से हम कॉमन ले सकते थे तो ले लिया। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स के होता है। मीन्स क्या है कि अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में पूरा हो रहा है तो नीचे में लॉग लग जाता है। तो यहाँ पे 3x प्लस 1 है तो 3x प्लस 1 है, अगर यहाँ पे 3 हो जाए
तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 3x का करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो जो डिवाइड किया वो बाहर कर दिया और जो मल्टीप्लाई किया वो ऊपर कर दिया। तब इसमें हम नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में पूरा हो रहा है, तो इसमें हमने लॉग लग गया ये इंटीग्रेट करने के बाद। फिर वैसे ही यहाँ भी वही किया, 2x माइनस 3, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 होगा और 3 का करेंगे 0 होगा। मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो इसमें लॉग लग जाएगा। तो 2 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका ln 2x माइनस 3 हो गया। तो अब हमारा फाइनल आंसर आ गया। हेंस हमने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू -2/33 ln और 3x प्लस 1 प्लस 5/22 ln 2x माइनस 3। और ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए हमने प्लस c डाल दिया। यही इसका फाइनल आंसर था। बस आज का इतना ही।